सुप्रभात सभी को। कल ही सीबीएसई ने संशोधित पाठ्यक्रम अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, और वह संशोधित पाठ्यक्रम जो है वो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अपलोड किया है। यानी कि सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में कमी की गई है, पाठ्यक्रम को कम किया गया है और लगभग 50 से 60% तक उसमें कमी की गई है। और 50 से 60% तक की कमी उसके द्वारा की गई है। उसके बावजूद उसने अपनी परीक्षा का प्रारूप भी बदल दिया है। यानी कि जो परीक्षा पहले होती थी, जिस प्रकार से होती थी, उस तरह से अब प्रश्न पत्र नहीं आएगा। उसमें भी संशोधन किया गया है जो बच्चों के हित में है, क्योंकि बहुत ही आसान सा एक प्रारूप पैटर्न बनाया गया है सीबीएसई द्वारा। पर उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या संशोधन किया गया है, इसे हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। क्या परीक्षा का भार विभाजन रहेगा, यानी कि क्या भारांक है कितनी प्रश्न का। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो को, और आपको ये पसंद आता है, आपको लगता है कि वास्तव में ये हमारे हित में है और भी हमारे साथियों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, तो इसे उनके साथ में साझा जरूर करें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश जो प्रश्न, यानी कि कल मैंने 10th का जो सिलेबस है उस पर भी बात की थी, उस पर भी एक वीडियो बनाया था। 10th का और 12th का उसी तरह से प्रश्न पत्र निर्माण होगा अब, यानी कि खंड अ और खंड ब, यानी कि 2 खंडों में बंटा होगा, जिसमें से खंड अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये बहुत ही बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, राहत भरी खबर है उनके लिए, क्योंकि एक तो पाठ्यक्रम कम हो गया, सिलेबस कम हो गया, दूसरा पैटर्न भी चेंज हो गया। तो देखिए अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश में बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश तो दिया जाएगा, पर उसके विकल्प में प्रश्न होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे और उसमें से कोई भी सही विकल्प को छांटना होगा। तो ये गद्यांश 400, 450 से 500 शब्दों का होगा, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, सभी के विकल्प दिए होंगे। तो 10 अंक का अपठित गद्यांश हो गया। और इसमें भी देखिए, जो 10 नंबर का अपठित गद्यांश है, इसमें भी आंतरिक विकल्प होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि 2 पठित गद्यांशों में से कोई एक करना होगा। देखिए कितने विकल्प मिल गए, 2 हैं, 2 में से जो भी आसान लगता है उसको करना है, और उसमें भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो 10 अंक का हो गया। इसके बाद अपठित पद्यांश यानी कि अपठित काव्यांश पूछा जाएगा, जो 250 शब्दों का होगा, लगभग 200 से 250 शब्दों का, और इसमें 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से वो 8 अंक का। यह भी 2 अपठित गद्यांश होंगे, यानी कि आंतरिक विकल्प इसमें भी होगा, एक इंटरनल जो ऑप्शन है कि कोई भी कौन से भी 2 में से एक को करना है। तो ये अपठित गद्यांश और काव्यांश 18 अंक के हो जाएंगे इस तरह से हमारे। तो ये हमारा भारांक रहेगा। आगे चलें तो हम देखेंगे कि एक पुस्तक हम पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि अभिव्यक्ति और जनसंचार के लिए है एक पुस्तक, उसमें से प्रश्न आते हैं। तो इसमें से अब क्या होगा कि 5 अंक के बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे 5 अंक के, यानी कि 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे, वो बहुविकल्पात्मक मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब हम बात करें हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि 2 पाठ्य पुस्तकें हैं हमारे पास में। एक यहाँ पर एक देखिए सीबीएसई द्वारा ये थोड़ी गलती कर दी गई है, क्योंकि जो हिंदी इलेक्टिव है उसमें हम जो पढ़ते हैं
वह आरोह नहीं पढ़ते हैं, हम उसमें अंतरा पढ़ते हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। पर उन्होंने आरोह लिख दिया है, ये आरोह नहीं है क्योंकि आरोह हिंदी कोर वालों के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दें कि इसको आरोह ना पढ़ें, अंतरा ही पढ़ें, अंतरा भाग 2 है। तो अंतरा भाग 2 से यहाँ पे 10 अंक के बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 प्रश्न पठित काव्यांश पर आधारित होंगे और 5 प्रश्न पठित गद्यांश के आधार पर होंगे। पठित का मतलब वो किताब के अंदर से आएंगे। तो 5 अंक का काव्यांश पूछा जाएगा, यानी कि किसी भी कविता से एक काव्यांश दे दिया जाएगा और उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे जो 5 अंक के होंगे। और ऐसे ही कोई पठित गद्यांश दिया जाएगा, यानी किसी भी अध्याय से उठा करके उसका अंश रख दिया जाएगा, वो भी 5 अंक का होगा। इस तरह से ये 10 अंक की होगी पुस्तक। तो हम जोड़ते चलें कि जो 18 अंक का तो हमारा अपठित गद्यांश और काव्यांश हो गया था, 5 अंक का हमारा हो गया था अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि 23 हो गए। और पाठ्य पुस्तक आरोह से 10 अंक का 23 और 10 33 हो गए, यानी कि ये बहुविकल्पात्मक की बात कर रहे हैं। 33 अंक के प्रश्न अभी तक बहुविकल्पात्मक हैं। इसके बाद जो अनुपूरक पुस्तक है वो है हमारी, यहाँ पर भी वितान दिया हुआ है जो गलत है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतराल। तो अंतराल से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 7 अंक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? पठित पाठों पर 7 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जितने भी पाठ पढ़ लिए हैं उनमें से 7 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 33 और 7 हो गई 40। तो इस तरह से जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो 40 अंक के पूछे जाएंगे। कितनी बड़ी राहत की खबर है, राहत देने वाली है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। अब हम बात करें खंड ब की। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक मतलब जिनका वर्णन करना पड़ता है, यानी कि जिनको लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव हैं, डेस्क्रिप्टिव हैं। तो उसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन तो पहले भी तुमने किया है, 10th में भी किया है, 9th में भी किया है, और उसमें रचनात्मक लेखन रहा है। पर यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा हुआ है, कार्यालय हिंदी, यानी कि कार्यालयों में, ऑफिस में किस तरह से जो हिंदी होती है उसका प्रयोग किया जाता है, उनमें और कौन कौन सी लेखन की विधाएं होती हैं, किस किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर जोड़ा गया। कार्यालय इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर वो भी पढ़ रहे हैं जो संचार और माध्यम है, जनसंचार और माध्यम भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभिव्यक्ति और जनसंचार, इसीलिए यहाँ पर नाम दिया गया। तो इसका जो भारांक होगा कुल 20 होगा। पर इसको किस तरह से विभाजित किया गया ये भी देखें कि नए और अप्रत्याशित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। अप्रत्याशित विषयों में कोई भी 3 होंगे, यानी कि इसमें विकल्प दिए गए हैं कि किसी 3 में से, और अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा नहीं की जा सकती। अप्रत्याशित का मतलब ये है, यानी कि तुम्हारे लिए नए होंगे वो विषय, कुछ भी जो हमारे समसामयिक जीवन से ले सकते हैं, व्यवहारिक से ले सकते हैं, पर विषय क्या है? अप्रत्याशित होंगे। उनका विषय तुम्हें पहले पढ़ने को नहीं मिलेगा कि कोर्स में, क्लास में, किताब में जो दिए हुए हों कि इन विषयों पर आएगा। तो इसलिए अप्रत्याशित विषय में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। क्रिएटिव राइटिंग होनी है, कोई भी रचनात्मक लेखन है उसमें। तो ये होगा 5 अंक का। दूसरा इसी में होगा औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, यानी कि औपचारिक विषय से
हमने पहले भी पढ़ लिया है औपचारिक और अनौपचारिक को, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अनौपचारिक नहीं होगा, औपचारिक विषय ही होगा, औपचारिक विषय से संबंधित ही होगा। और यह 5 अंक का प्रश्न होगा, पर विकल्प सहित होगा, यानी कि आंतरिक विकल्प इसमें भी होगा, कोई भी 2 होंगे और उसमें से एक करना है। तो ये भी हो गया 5 अंक का। इसके बाद कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न विकल्प सहित। देखिए यहाँ पर क्या है, कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित। अभिव्यक्ति और संचार में हम पढ़ते हैं कविता कैसे बनाई जाती है, कविता निर्माण कैसे होता है, कहानी कैसे लिखते हैं, नाटक कैसे लिखते हैं। तो उससे पूछा जाएगा कि कविता, कहानी और नाटक से की रचना प्रक्रिया पर आधारित, कि कैसे इसकी रचना की जाती है, इस पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता, कहानी या नाटक कहीं से भी वो पूछ सकता है, हो सकता है, क्योंकि सबसे तो नहीं पूछ सकता, किसी 2 से ही पूछेगा, या तो कविता और कहानी से, या कविता और नाटक से, या कहानी और नाटक से, या नाटक और कविता से, इस तरह से पूछ सकता है। प्रश्न कैसे होंगे, 2 होंगे, लघुत्तरीय होंगे, यानी कि जिसका उत्तर छोटा देना है, जो हमें 3 से 4 पंक्तियों में देना होता है, 4-5 पंक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, वो होता है लघुत्तरीय प्रश्न। और वो 3 अंक का एक प्रश्न होगा उसमें, क्योंकि 2 प्रश्न हैं, और 2 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कि 5 अंक हो गए। और उनके भी क्या होंगे, विकल्प होंगे, यानी कि अथवा में भी दिया हुआ होगा, उसमें से भी कोई एक कर सकते हैं। तो अब तक हमारे 15 अंक हो गए यहाँ पर रचनात्मक लेखन के। अब जो 5 अंक बच जाते हैं वो हमारा समाचार लेखन का है, वो भी अभिव्यक्ति और संचार माध्यम जो पुस्तक है उसमें से समाचार लेखन, जो उल्टा पिरामिड शैली का है। ठीक है, पिरामिड सब जानते हैं किस तरह का होता है, शंकु जिस आकार का होता है, पर जो समाचार लेखन है वो उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि जिसमें क्या होता है, मुखड़ा क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा फिर विषय में घुसेंगे, विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो उल्टा पिरामिड शैली है एक समाचार लेखन की, इतना याद रखें, उल्टा पिरामिड शैली ये समाचार लेखन की शैली है। फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब वो समाचार लेखन से हो सकते हैं, जो समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड, उस पर फीचर लेखन और आलेख लेखन। ये 11वीं कक्षा में भी तुमने पढ़ा होगा, अभिव्यक्ति और संचार माध्यम, उसमें भी पता चल गया होगा। तो 2 प्रश्न होंगे लघुत्तरीय, एक प्रश्न होगा 3 अंक का और दूसरा प्रश्न होगा 2 अंक का, इसके भी विकल्प होंगे, यानी कि विकल्पात्मक होंगे, अथवा में से कोई भी एक कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 5 5 5 5, यानी कि 5 का तो अप्रत्याशित विषय में लेखन हो गया, 5 का हो गया औपचारिक विषय से संबंधित पत्र, और 5 का कविता, नाटक, कहानी की रचना प्रक्रिया के आधार पर, और 5 का हो गया समाचार लेखन, फीचर लेखन या आलेख लेखन पर लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह से ये 20 अंक हो गए। अभी तक मुझे ऐसा याद है कि शायद हम 40 अंक का ऊपर भारांक करके आए हैं, तो 40 और 20 60 अंक हो गए। तो देखिए 60 अंक हो गए हैं अब तक। अब देखिए इसमें जो 20 अंक बचे हैं, क्योंकि 80 अंक की परीक्षा होगी जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद जो 20 अंक होते हैं वह आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय स्तर पर विषय अध्यापक द्वारा लिया जाता है वह मूल्यांकन, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर ये सोचें कि मुख्य परीक्षा है वो हमारी 80 अंक की है, तो 80 में से 60 अंक हमने पूरे कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि जो 20 अंक हैं वो किसके हैं, किससे संबंधित हैं, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर वही गलती ये बार बार दोहरा रहे हैं, ये आरोह भाग नहीं है, इसको हम अंतरा है, अंतरा भाग 2, ये देखिए अंतरा भाग 2 है।
काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में देना है। 3 अंक का एक प्रश्न होगा। देखिए, काव्य खंड पर आधारित यानी कि जो भी हमने अंतरा में कविताएं पढ़ी हैं, जो भी हम अंतरा में कविता पढ़ेंगे, उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। और 2 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का यानी कि 6 अंक के होंगे। अब इसी में काव्य खंड से ही 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे, पर वो थोड़े और छोटे होंगे। यानी कि लघुत्तरीय थे पहले जो थे, वो अति लघुत्तरीय होंगे। तो अति लघुत्तरीय का मतलब 30-40 शब्द हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे 3 अंक का प्रश्न पूछा गया था वो 50-60 शब्दों में लिखवाया है, और यहाँ पर जो प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, उसका उत्तर 30-40 शब्दों में लिखवाया है। तो एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इस तरह से 4 अंक के हो जाएंगे। तो ये हमारे 10 अंक हो गए। अब इसी में देखें हम अंतरा में गद्य खंड भी हम पढ़ेंगे, और गद्य खंड में से भी इसी तरह से कोई 2 प्रश्न होंगे जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। 50-60 शब्दों में उत्तर देना होगा, जो 6 अंक का। और गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा 30-40 शब्दों में, वो भी 2 नंबर का होगा, वो भी 4 अंक का होगा। यानी कि सबके अंदर जो है वो विकल्प है, क्योंकि यहाँ भी 3 में से 2 करने, यहाँ भी 3 में से 2 करने, यहाँ भी 3 में से 2 करने, और यहाँ भी 3 में से 2 करने हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करने में, क्योंकि एक तो सिलेबस कम हो गया कि पाठ भी हमको 4-4, 5-5 पढ़ने हैं दोनों तरफ, और उसमें से भी अगर एक एक पाठ भी हम अच्छी तरह से तैयार कर लें, एक नहीं तो 2-2 पाठ भी अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो ये मान लो कि हमें कोई नहीं रोक सकता कि अच्छे अंक हम ना कर पाएँ, हमारा स्कोर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि विकल्प बहुत है। तो ये हम ध्यान दें कि यहाँ पर 6, 4, 10 और 10, 20, तो यहाँ पर ये 20 अंक हो गए। तो जो पाठ्य पुस्तक थी हमारी, पाठ्य पुस्तक तो इस तरह से देखें कि 20 अंक हमारे इसके हो गए, अंतराल के, वो अंतरा के हो गए यहाँ पर 20 अंक, और 80 अंक का हम पढ़ चुके हैं। यानी कि 80 अंक की हमारी परीक्षा हो चुकी है, जो मुख्य परीक्षा है। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हो गए 6 अंक के, और काव्यखंड में से ही और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के, जो छोटे होंगे, प्रश्नों का उत्तर कम शब्दों में होगा। और गद्य खंड से 3 में से 2 करने हैं, वो 6 अंक, और उसी में 2 प्रश्न और होंगे जो 2 अंक के होंगे। तो इस तरह से 20 अंक हो गए। तो इसके बाद देखिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जो भारांक होता है हमारा, जो पुस्तकें जो हम पढ़ रहे हैं और उनमें से क्या पूछा जाएगा, और रचनात्मक में क्या है, कितने अंकों का। तो इसका सार मैं बता देता हूं कि 18 अंक का तो अपठित होगा, यानी कि 10 अंक का गद्यांश और 8 अंक का काव्यांश। तो ये 18 अंक का हो जाएगा। और जो रचना और लेखन है, रचनात्मक लेखन है, वो 20 अंक का होगा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। संचार और माध्यम 15 अंक के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे, यानी कि 5 अंक के बहुविकल्पात्मक होंगे और 10 अंक के उसमें से वर्णनात्मक भी होंगे। अब हम पुस्तकों की बात करें, जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है हमारी अंतरा है, जिसमें से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व रखती है ये पुस्तक,
क्योंकि 30 अंक के प्रश्न इसमें से हैं अंतरा में से, 20 अंक के प्रश्न वर्णनात्मक होंगे और 10 अंक के प्रश्न बहुविकल्पात्मक होंगे। अब हमारी जो सहायक पाठ्य पुस्तक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, वो है अंतराल। अंतराल से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 7 अंक के होंगे और वो बहुविकल्पात्मक होंगे। यानी कि ध्यान रखें, अंतराल में से कोई भी वर्णनात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जिस तरह से सीबीएसई ने अपना पाठ्यक्रम और प्रारूप निर्धारित किया है उस तरह से। तो 7 अंक का ये हो गया। तो इस तरह से हमारा 80 अंक का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 20 अंक जो आंतरिक मूल्यांकन के हैं, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये 20 अंक हैं हमारे आंतरिक मूल्यांकन के, जिसमें 10 अंक है श्रवण तथा वाचन का। श्रवण तथा वाचन यानी कि स्पीच और लिसनिंग, ये लिसनिंग असेसमेंट पहले से भी होते रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सुनना और बोलना, इन दोनों का परीक्षण किया जाएगा कि बच्चे किस तरह से सुन रहे हैं, कितनी उनकी क्षमता है सुनने की, ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और वाचन यानी कि उनसे बुलवा करके भाषण है, वाद विवाद है, कविता है, प्रस्तुतिकरण है, कुछ भी उनसे प्रस्तुत करवाया जा सकता है। अब वो विषय अध्यापक के ऊपर है कि वो किस तरह से निर्धारित करता है, कैसे तुम्हारा मूल्यांकन करता है। पर ये ध्यान रखें कि जो 20 अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो विषय अध्यापक के ऊपर जो विद्यालय में हो सकता है, होगा। और इसमें 10 अंक का परियोजना कार्य है, जो प्रोजेक्ट है। कई बार बच्चों को फाइल बनाने के लिए दिया जाता है किसी भी टॉपिक पे, किसी लेखक पे, किसी कवि पर, कि इस पे बना करके लाइए, तो इस तरह से कह देते हैं। तो ये 10 और 10 20 अंक का हो जाएगा और 20 और 80 मिला करके हमारे पूर्णांक जो होगा वो 100 अंक की हमारी परीक्षा हो जाएगी। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये सिलेबस देख करके, पाठ्यक्रम और उसका प्रारूप भी देख करके, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बहुत आसान है ये, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो प्रारूप तो इतना आसान ही कर दिया है। इसके बाद एक और बात मुझसे छूट गई जिसको मैं नहीं बता पाया। अभी जहाँ हम बात कर लेते हैं कि जो पाठ हटा दिए हैं। देखिए, प्रस्तावित पुस्तकें तो हम सबको पता ही है, इस पर तो चर्चा करना बेकार है, क्योंकि पढ़ते ही हैं। अंतरा भाग 2 और अंतराल 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके बाद जो पाठ हटाए हैं वो कौन से पाठ हटाए हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। काव्यखंड से 5 पाठ हटा दिए हैं, और वो 5 पाठ कौन कौन से हटाए हैं काव्यखंड से, इसके बारे में देखें कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी पूरी की पूरी कविता हटा दी है। यानी कि दोनों कविताएं हटा दी हैं यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। एक तो गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, बहुत अच्छी कविताएं थीं, पर क्या है, पाठ्यक्रम कम कर दिया है, तो इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमें नहीं पढ़ना है। दूसरे कवि हैं जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, इनकी 2 कविताएं थी, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इनको भी हटा दिया है। केदारनाथ सिंह की बनारस और दिशा कविता हम पढ़ते थे, इसको भी हटा दिया है। केशव दास के कवित्त और सवैया थे, इसको भी हटा दिया है। और घनानंद, जो कि रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं, रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, उनमें से घनानंद एक रीति मुक्त कवि है। यानी कि बहुत आसान सा, ये जो मैंने बात की रीतिबद्ध माने जाते हैं, यानी कि रीति काल के जो कवि थे उनको बांटा गया था कि रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं। तो उनमें से जो घनानंद आते हैं वो रीति मुक्त कवियों में आते हैं। यानी कि कोई भी बौद्धिक व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती। बौद्धिक व्यायाम मतलब दिमाग लगाने की, उनके काव्य में बहुत अच्छी रचनाएं घनानंद की, प्रेम की बातें हैं उन्होंने अपने सवैयों में की हैं। खैर, जब हटा दिया है तो हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है। तो इस तरह से जो 5 हैं वो 5 यहाँ से हट गए हैं। निराला जी को हटा दिया, अज्ञे को हटा दिया, केदारनाथ सिंह को हटा दिया, केशव दास को हटा दिया और घनानंद को हटा दिया। तो 5 यहाँ से गए हमारे। और
अब बात करते हैं गद्य खंड में। तो गद्य खंड में ब्रजमोहन व्यास इनका कच्चा चिट्ठा था। भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासर अराफात के बारे में इन्होंने लिखा था, भीष्म साहनी का। रामविलास पासवान का निबंध था यथास्मे रोचते विश्वम, उसको भी हटा दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज था, इसको भी हटा दिया है। तो 4 पाठ यहाँ से भी कम हो गए हैं। तो इस तरह से 5 और 4 9 कम हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब अच्छे से तैयारी इसकी कर सकते हैं, क्योंकि 50 से 60% जब सिलेबस कम हो गया, और दूसरी बात कि जो प्रारूप है वो भी बहुत आसान कर दिया है, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न जोड़ दिए हैं और उसके बाद भी उसमें आंतरिक विकल्प भी जोड़ दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कि जब जिस तरह का बहुविकल्पात्मक होता है, आंतरिक मूल्यांकन वाला होता है, तो उसमें से अगर आधा भी हम अच्छी तरह से पढ़ लें, यानी कि जितना बचा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास में 10 पाठ हैं पढ़ने के लिए, 10 भी हमसे नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो अगर हम 5 पाठ भी अच्छे से तैयार कर लें तो पूरा की पूरा पेपर हल कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, पर ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं है, तो जो अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें तो सब करना चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से पाठ्यक्रम में परिवर्तन, संशोधन किया गया है, क्या उसमें जुड़ा है, क्या उसमें हटा है, क्या प्रारूप रहा है। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिए, उन्हें भी बताइए, जिससे वो भी इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।